हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों चले चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। ये रहा पहला सवाल, ध्यान से देखिएगा सवाल को। एक आयत की लंबाई पर एक अर्धवृत्त खींचा गया, जैसे कि आपके डायग्राम में दिया गया है। आकृति में छायांकित क्षेत्र का आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। इस टाइप के जब सवाल देखने को मिले तो उन सवालों को हम कैसे बनाएं, उन्हीं चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे। क्या बोला जा रहा है कि भाई एक आयत की लंबाई है, ये आपके पास लंबाई दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। लंबाई है कितने का? तो हमने कहे भाई कि लंबाई तो 14 सेंटीमीटर का है, ठीक। इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई भी दे रखा है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का। क्लियर है दोस्तों। और इस यहाँ पर क्या बनाया गया है? एक वृत्त खींचा गया है, वो भी अर्धवृत्त। तो आप एक चीज़ बताओ कि यदि ये पूरा आपके पास 14 है तो नीचे वाला भी 14 सेंटीमीटर होगा क्या? मैंने कहा जी बिल्कुल होगा, ठीक है। मतलब इसका व्यास, ये जो अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि भाई इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो त्रिज्या होगी दोस्तों 7 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? त्रिज्या कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? किसमें से घटाया जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या होता है। तो आप ये चीज़ याद रखना, जो अंदर में बना होता है तो बड़े भाग बाहर में होगा, सिंपल सी बात है। तो बड़े भाग में से छोटे भाग को जब हम घटाएंगे तब जाकर हमको ये छायांकित भाग वाला क्षेत्रफल क्या होगा? मिल पाएगा। तो क्या करना है इस टाइप के सवाल में? सबसे पहले हमने ये देखे भाई कि आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख देंगे कि आयत का क्षेत्रफल में माइनस हम क्या कर देंगे? तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमको छायांकित क्षेत्रफल का भाग मिल जाएगा। क्लियर है? आगे यहाँ तक समझ में? अब देखते हैं, मान लो जब इस प्रकार से हो तो आपको पता होगा कि भाई आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो हम कहेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई, माइनस का चिन्ह। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर, और मैंने कहा 2, क्योंकि पूरे अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमको दिया गया है लंबाई 14 सेंटीमीटर, मैंने कहा 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर, माइनस पाई का मान हो जाता है आपके पास 22/7, ठीक है। त्रिज्या दिया गया है आपके पास कितना? 7 सेंटीमीटर। तो 2 बार लिख देंगे 7 × 7, और बटे में कितना लिख देंगे? तो ये जो नीचे में 2 है इसको भी हमने लिख दिया। क्लियर दोस्तों। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने क्या किए कि 14 का गुणा 10 के साथ करने पर कितना हो जाएगा? 140, माइनस 7 से 1 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 एकम 2, 11 बार में 1 कट जाएगा। तो 11 और 7 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा? 77, और 140 में से 77 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? मैंने कहा 63 वर्ग सेंटीमीटर। यही जो होगा आपके छायांकित भाग का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? आज समझ में कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपसे बोला जाए वही कर दीजिए, उतने में आपका आंसर क्या होगा? आ ही जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, ये आपके पास नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। क्या है सवाल? ये सवाल है कि भाई यदि एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच हो, ये बोला गया है। क्या बोला गया है यहाँ पर? यदि एक है ना, एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच हो तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करके बताना है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि समानांतर चतुर्भुज किस प्रकार के होता है। तो हमने कहे भाई ये जो होगा ना आपके पास, ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। मैंने कहा ये भाई ये उसकी क्या होगा? आधार होगा, बेस होगा। तो मैंने कहा ये बेस होगा, ठीक है। ये उसकी लंबाई वाला पार्ट है, ठीक है ना भाई। अब हमने क्या किए कि यहीं पर एक हमने क्या बना दिए? एक त्रिभुज बना दिए इस प्रकार से, इन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य में। क्लियर है? तो ये बोला गया कि पूरे चतुर्भुज की तुलना में ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, ये पूछा गया आपसे। अब हमको एक चीज़ पता है, यदि मैं समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करूँ तो यहाँ पर हमको क्या करना है? हाइट डालना रहता है, और हाइट होगा आपके पास क्या? h। क्लियर है? तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो हमको पता है आधार गुणित ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई होता है,
ठीक है, मतलब आपके पास आधार बी है और ऊंचाई एच है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसका क्षेत्रफल बी एच लिख सकते हैं हम। किसका? समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें। अब अर्धवृत्त के, अब चूंकि ये एच है तो सिंपल सी बात, ये भी आपके पास क्या होगा एच, और इसका फार्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 क्या होता है भाई, आपके पास बेस इंटू हाइट हो जाता है। तो आप देख पाओगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 है ना, आधार गुणित ऊंचाई है, और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल कितना है, आधार गुणित ऊंचाई है। तो क्या आज का आधा नहीं है ना, बी एच का आधा क्या नहीं है 1/2 बी एच है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए जाते हैं, तो कितने शंकु बनेंगे आपसे पूछा गया है। अब एक चीज़ बताओ, यदि मैंने कहा इतने बड़े मिट्टी का जो मेरे पास एक टुकड़ा है, उससे मैं छोटे छोटे टुकड़ा निकालना चाहूँ, तो हम कहेंगे भाई बड़े वाले मिट्टी का टुकड़ा, और जो छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े बनेंगे ना, उन दोनों के आयतन आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ नष्ट नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जितना आयतन बेलन का होगा उतना ही आयतन किसका होगा, है ना, सभी शंकुओं के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक बार और ध्यान समझना सवाल को, आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए जाते, तो कितने शंकु बनेंगे, ये आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। अब दोस्तों जब इस प्रकार के सवाल है तो हमको करना क्या है वो बता देता हूँ मैं भाई। आपको करना क्या है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नंबर ऑफ शंकु यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या, मैंने कहा नंबर ऑफ कोण, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोण कैसे निकालेंगे भाई, तो हमने कहें कि बेलन का आयतन को जब हम शंकु के आयतन से भाग दे देंगे, शंकु के आयतन से, तब जाके हमको क्या मिल जाएगा, तो हमने कहें तब जाकर हमको, ठीक है, नंबर ऑफ कोण की संख्या क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पर, अब बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो मैंने कहा बेलन के आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है, और शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। क्लियर है दोस्तों, यही बात है, यही है ना भाई। अब हम देखेंगे कि पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 3 भाग में तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे फिर तो आर स्क्वायर एच अपान क्या हो जाएगा आपके पास इंटू 3, और नीचे में आ जाएगा आर स्क्वायर अपान एच, यही होगा भाई। अब हमको पता है ये डाटा सेंटीमीटर में, ये डाटा सेंटीमीटर में, भाई ये डाटा भी सेंटीमीटर, लेकिन ये डाटा किस में, mm में, और आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, मैंने कहा 10 mm होता है। कितने mm होता है, 10 mm। तो यदि मैं 1 mm को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 1/10 सेंटीमीटर नहीं लिख सकता, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सभी डाटा हमारे सेंटीमीटर में आ गया। अब यहाँ पर हम मान क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, आर का मान शुरू में कितना दिया गया है, 3 है ना, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैंने कहा 9, गुणा का चिन्ह है, गुणा हाइट है 5, उसके बाद गुणा ये वाला 3। फिर देखना दोस्तों नीचे में आर कितना है, तो 1/10 है, तो 1/10 का वर्ग कितना हो जाएगा, मैंने कहा 1/100, गुणा हाइट कितना है, तो 1 है, तो 1 ही लिख देंगे। मतलब 100 कुल मिलाकर पलट कर गुणा में चले जाएगा, 9 5 45 दिया 135, और ये आपके 2 जीरो, तो आपके शंकुओं की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, मैंने कहा भाई 13,500, यही होगी आपकी शंकुओं की संख्या। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, ध्यान से देखना, ये वाला सवाल बनाकर बताइएगा। ये वाला, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है। एक साइकिल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर चाल से विकर्ण रूप से क्षेत्र को पार करने में कितना समय लेगी, ये पूछा गया है। बहुत सरल सवाल है। एक तो आपको एक वर्ग है और इस वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, 7200 वर्ग मीटर है। एक साइकिल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर चाल से विकर्ण रूप से क्षेत्र को पार करने में कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा गया है।
फटाफट कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों का आंसर आता है, देखते हैं। ठीक है, कम से कम टाइम में भी, है ना। यदि इस टाइप के सवाल, ये खुद RRB NTP से 2021 में पूछा गया सवाल है, तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को बार बार मिलेगा, है ना। तो आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए इस लेवल का, ठीक है, तब जाकर आप सवालों को बहुत कम समय में बनाओगे, क्योंकि आपके पास 90 मिनट 60 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का आ जाता है ना। तो आपको सभी के सभी क्वेश्चन भी डील करने हैं, 70-75 नंबर लाना है क्वालिफाइंग के लिए। तो आपसे छोटे छोटे सवाल बहुत ही आसान तरीके से बनना चाहिए। अब हम कहेंगे भाई ध्यान से देखना, एक आयत है हमारे पास, ठीक है, एक आयत है इस प्रकार से, आयत कहता हूँ, एक वर्ग है, और इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब कोई व्यक्ति मान लेते हैं 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से इस विकर्ण के थ्रू जाना चाहता है, पार करता है ना, तो कितना समय लगेगा, यही पूछा गया है। अब आपको पता है कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है, 7200 वर्ग मीटर होता है। 7200 वर्ग मीटर मतलब ये बात है कि भाई हमको पता है कि भाई क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे 1 स्क्वायर के बराबर होता है भाई। और यहाँ पर दिया कितना है, स्क्वायर का वैल्यू 7200 वर्ग के मीटर बराबर दे रखा है, ठीक है। यदि हम इसको तोड़कर बाहर निकालेंगे तो आप कहोगे कि a बराबर कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा √7200 हो जाएगा, ठीक है। 7200 में से हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या बाहर निकल जाएगा, 3600 का 60 बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा √2 यहाँ पर। क्लियर है। तो इसका मतलब यह है, इसके प्रत्येक भुजा का माप मिल गया। ये वाले भुजा मिल गए मुझे 60 √2 और ये वाले भुजा भी मिल गया 60 √2। अब बताओ 60 √2 60 √2 को ट्रिपलेट क्या होता है, तो आपको पता है कि ये आधार है और ये आपके पास लंब का काम करेगा। तो 60 √2 और 60 √2 यदि हम दोनों को ऐड करेंगे, पहले गुणा करके, है ना भाई, ये हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 2, तो बाहर आ जाएगा ना इस प्रकार से। तो आप देख पाओगे यहाँ पर मैं बना देता हूँ कि 60 √2 है, तो एक ही को करने की ज़रूरत है, बार बार नहीं। तो 60 का वर्ग हो जाएगा आपके पास 3600 और √2 का हो जाएगा कितना आपके पास 2। तो आप देख पाओगे कि 36 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सिंपल सी बात है 7200, और फिर एक 7200 हो जाएगा, क्योंकि 2 है सेम, तो हम कहेंगे 144, और 14400 मतलब 14400, ये किसका होता है, तो मैंने कहा फिर तो ये 120 का है। इसका मतलब आपके जो विकर्ण का लंबाई है टोटल, वो कितने सेंटीमीटर कितने मीटर का होगा दोस्तों, तो मैंने कहा 120 मीटर इसकी क्या है, विकर्ण की लंबाई है। और इसी 120 मीटर लंबाई को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपको क्या करना है, पार करना है। तो बताना कि भाई कितना समय लगेगा, वही आपको क्या है, पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर देते हैं, अब सिंपल सी बात है कि ये किलोमीटर में है और एक मीटर में है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, टाइम बराबर, डायरेक्ट मैं निकाल दे रहा हूँ, टाइम बराबर क्या होता है, तो मैंने कहा टाइम बराबर होता है भाई दूरी को जब हम चाल से भाग देते हैं तब जाकर हमको टाइम मिलता है। तो आपके पास दूरी कितना है, 120 मीटर दे रखा है, ठीक है। चाल कितना है, तो 4 किलोमीटर। इसको हम क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं, 5/18 से मीटर में बदलना है ना, 5/18 से गुणा कर देते हैं, ठीक है भाई। अब आगे देख पाओगे आप कि ये हो गया 4 पंचे 20 और 20 से काट दिए, कितने बार में कट गया, तो मैंने कहा भाई 20 से 6 बार में कटेगा, और 18 और 6 का गुणा हो जाएगा, करेंगे ना भाई 18 और 6 का गुणा। चलो देखो ध्यान से समझ नहीं आ रहा है तो ध्यान से समझना कि भाई टोटल दूरी कितने मीटर की है, मैंने कहा 120 मीटर की है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 120 मीटर की दूरी है, चाल कितना है 4 किलोमीटर, वो भी 1 घंटे, मैंने कहा 4, है ना। या तो आप उसको किलोमीटर में बदल लो तो भी आपके पास बन जाएगा कि भाई कितने मिनट में तो आ रहा है। चलो हम ऊपर वाले को बदल लें, तो हम इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, आप कहोगे 18/5 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे भाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 18/5 से गुणा कर देंगे। डायरेक्ट किस में आ जाएगा, आपके पास किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, है ना। चलो ऐसे काट देते हैं, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 30 आ गया। फिर से 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30, ठीक है, ये होगा। अब आपके पास 8 चक्के कितना हो जाएगा, 54, नहीं गड़बड़ कहाँ पर हो रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, क्योंकि विकर्ण मत जाना है ना। अभी हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, तो दूरी चाल बराबर क्या होता है, तो समय बराबर, तो टाइम बराबर यदि हम बात करें टाइम की, तो टाइम बराबर होता है आपके पास दूरी बटे समय चाल होता है ना, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है आपके पास, तो हमने कहे भाई टाइम होता है, ठीक है। हमको दूरी मिल गया है और दूरी कितने मीटर की है, तो हम कहेंगे दूरी यहाँ पर हमारे पास 120 मीटर की है, ठीक है दोस्त, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो भाग देंगे किससे, 4 से, ये किलोमीटर में है। चलो इसको भी हम क्या करते हैं, ये मीटर में और ये आपके पास किस में, किलोमीटर में है। तो सबसे पहले तो एक डाटा को हम हल ही कर लेते हैं। तो एक डाटा को जब हल करेंगे
तो भी तो डाटा उतना ही आएगा आपके पास, प्रति मिनट में आएगा 54 मिनट के आसपास। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ है ही नहीं। तो अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर गुणा कर देते हैं। और कितने का गुणा कर देते हैं यहाँ पर, चलो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 18/5 से गुणा कर दिया। इस प्रकार से किससे गुणा कर दिया, 18 तो आप कहोगे 4 पंचे 20 और 20 छक्के होता है, 18 छक्के कितना होता है, 108 होता है। और 108 आपके पास क्या है, ये आपके पास सेकंड में होगा ना भाई, किस में होगा, सेकंड में। इसको यदि हम मिनट में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 108 भागित कितना कर देंगे, 60 कर देंगे। तो आप देख पाओगे कि 12 निया 108 और 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। तो कितने मिनट में इस सफ़र को क्या कर लिया जाएगा, तय कर लिया जाएगा। भाई मिनट में दिया ना, ये तो सेकंड में आ गया था ना, तो मैंने कहा 9/5 मिनट। ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है बोला गया है, ठीक है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री का है। यदि AC 8 सेंटीमीटर है तो AB का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। सिंपल सी बात है, एक मैं त्रिभुज बना देता हूँ इस प्रकार से। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, बोला गया है ABC, मैंने कहा A B और ये हो जाएगा हमारे पास C, और C कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। क्लियर है दोस्तों। यहाँ तक हमको किसका मान पूछा, AB का मान पूछा गया है। मतलब ये वाले डाटा हमको क्या करना है, बताना है कि ये वाली लेंथ जो होगी ये कितने मीटर की होगी, कितने सेंटीमीटर की होगी। हमको यहाँ पर AC का मान भी दे रखा है, और AC का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और एक चीज़ ये भी बोल दिया गया है कि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्लियर है। तो बराबर है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 8 सेंटीमीटर का ये भी हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल कर्ण का मान निकालना। तो कर्ण मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 8√2 कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, मैंने कहा भाई 8√2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। जैसे ही आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आपका मान कितना मिल जाएगा, 8√2। यही होगा आपके पास विकर्ण कर्ण का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, यदि r sin थीटा बराबर 7/2 और r cos थीटा बराबर 7√3/2 हो तो r का मान यहाँ पर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान से देखना दोस्तों, जब इस प्रकार से सवाल आए तो हमको यहाँ पर दे रखा है कि भाई r है ना, sin थीटा का मान कितना दे रखा है, तो हमने कहे 7/2 दे रखा है। और एक चीज़ और दे रखा है यहाँ पर, r है ना, cos थीटा बराबर कितना दे रखा है, तो मैंने कहा 7√3 कितना दे रखा है, तो मैंने कहा भाई 2 दे रखा है। ये दे रखा है और हमको पूछा गया कि r का मान क्या होगा। तो एक चीज़ तो हम जान गए कि यहाँ पर भी एक r आपके पास है और यहाँ पर भी एक r आपके पास है, और इन दोनों में मान दिया गया। क्या मैं इस डाटा को ऐसे नहीं लिख सकता कि 7 गुणित 1/2 करके लिख सकता हूँ ना भाई। तो आप देख पाओगे कि sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, और cos 30 का मान cos 60 का मान 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। इसका मतलब r की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, मैंने कहा r की वैल्यू यहाँ पर 7 के बराबर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू किसके बराबर दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री के बराबर दिखाई दे रहा है। अब यदि आप मान लो sin 30 डिग्री की वैल्यू रखोगे, sin 30 डिग्री, तो इसका मान कितना होता है, तो हम कहेंगे 1/2 होता है। और मैंने कहा cos 30 डिग्री की बात करें, cos 30 डिग्री की यदि मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हम कहेंगे cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होता है आपके पास √3/2 होता है। तो भाई यहाँ पर तो ये आपके पास 30 का मान और ये cos 30 का मान हो गया। तो बचा क्या आपके पास r, तो r का मान कितना हो जाएगा, 7 के बराबर होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिएगा अगला सवाल, यदि किसी न्यून कोण के साइन का उसके कोसाइन से अनुपात 5/√, है 5/12 है, तो उस कोण का साइन का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। अब ध्यान से देखना सवाल क्या बोलना चाह रहा है। सवाल का कहना ये है भाई, यदि किसी न्यून कोण के, मतलब 90 डिग्री से कम ही कोण होगा, है ना, यदि किसी न्यून कोण के साइन का उसके कोसाइन से अनुपात दिया गया है ना, साइन और कॉस का अनुपात है 5/12 है बोल दिया गया है, तो उस कोण का साइन का मान आपको क्या करना है, बताना है। अब कोई भी एंगल ले लेता हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों कैसे बनाना है इस सवाल को। मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू अपनी मर्जी से कितने के ले लें, तो कुछ भी ले सकता हूँ, है ना। थीटा का मान कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर कोई भी डिग्री, एनी डिग्री हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन हम थीटा की वैल्यू को किसके बराबर मानेंगे, मैंने कहा 90 डिग्री से कम के बराबर मानेंगे। क्लियर है यहाँ तक,
ठीक है भाई। अब आप ध्यान से देखना सवाल को क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पर मैंने लिखता हूँ कि भाई साइन थीटा अनुपात यहाँ पर दे रखा है कॉस थीटा, दे रखा है, यही दे रखा है, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, तो हम कहेंगे लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। और यहाँ पर यदि हम बात करें कॉस की तो इसका मतलब होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण हो जाता है, ठीक है भाई। ये दो चीज़ है। अब एक चीज़ बताओ, यदि मैं यहाँ पर ये कहूँ कि कर्ण से कर्ण कट जाए तो कोई गलत है क्या? नहीं। इसका मतलब लंब का मान कितना दे रखा है 5 और आधार का मान कितना दे रखा है, तो मैंने कहा भाई 12 दे रखा है। यही बात है ना भाई, यही तो अनुपात दे रखा है वहाँ पर। आए समझ में, लंब का मान 5 और आधार का मान कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 12 हो जाएगा। और आपको एक चीज़ पता होगा, यदि हम किसी भी ट्रायंगल की बात करें जो 90 डिग्री हो, इस प्रकार से कोई भी एक कोण के लिए, मैंने कहा थीटा कोण के लिए लंब मेरे पास हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12, तो उसका कर्ण का मान कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 5 और 12 का ट्रिपलेट क्या होता है दोस्तों, 13 होता है। आपको पूछा क्या है, यहाँ पर साइन का मान पूछा गया है, तो साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान आपके पास 5 है और कर्ण का मान क्या है 13, तो साइन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, मैंने कहा भाई 5/13, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? बहुत सरल सवाल है और बहुत आसानी से भी आपको सवाल को क्या करना है, बनाना है। क्लियर है? वो कहते ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो बस यही सब है ना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन भी अपने आप में देखने को मिलेगा आपको। क्लियर है भाई? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, यदि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर 17 और a प्लस b बराबर 1 है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब दोस्तों जब ऐसे सवाल देखने को मिले, आपको कम समय में भी बनाना है, तो हमको एक चीज़ तो पता है कि भाई यहाँ पर दिया क्या, तो मैंने कहा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर कितना दे रखा है, मैंने कहा 17 दे रखा है, ठीक है। एक डाटा और दिया है कि भाई a प्लस b का मान दे रखा है कितना, तो मैंने कहा 1 के बराबर दे रखा है। हमको ज्ञात करना है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस किसके 2ab का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, क्या मैं इसको ऐसे तोड़ नहीं सकता? जी बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 17 को मैं 2 पार्ट में से तोड़ दूं कि आप कहोगे कि भाई ये 16 है ना, और ये कितना हो सकता है आपके पास 1, तो भी 17 हो जाएगा। लेकिन दिक्कत आना चालू होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या किए, पुटिंग सिस्टम अपनाए और एक ऐसा सिस्टम अपनाते हैं जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के इशू ना आए, परेशानी ना आए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मुझे 17 करना है, यहाँ पर माइनस 1 भी लाना है, तो 1 कैसे आएगा, मैंने कहा कि a की वैल्यू में मान लिया 2 और b की वैल्यू मान लेता हूँ मैं -1, ठीक है। अब आप देख पाओगे यदि a की वैल्यू आपके पास 2 है और b की वैल्यू यदि -1 है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई आपके पास a की पावर 4 मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, और b की पावर 4 मतलब प्लस मतलब -1 की पावर कितना हो जाएगा 4। तो आप देख पाओगे कि 2 की पावर 4 मतलब होता है 16, माइनस यदि सम का घात हो तो प्लस हो जाता है, तो प्लस 1 का पावर 4 करोगे तो 1, तो कितना आ गया रिजल्ट है भाई, तो मैंने कहा 17 आ गया, आया है। सेकंड की बात करें, यहाँ पर a प्लस b का मान 1 दिया है, a का मान आपके पास 2 है और b का मान -1 है, तो रिजल्ट कितने के बराबर आ गया भाई, a के बराबर। मतलब जो मेरा जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है, और जब सेटिस्फाई करेगा तो अब देखो सवाल को कैसे बनाना है, उसी प्रकार हम यहाँ पर भी काम कर लेंगे कि भाई देखो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, मैंने कहा 4 प्लस 1 का गुणा में है ना, तो 4 का गुणा 1 के साथ कर देंगे, 1 का -1 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये भाई 1 ही होगा, माइनस उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 2 है ना, इंटू -1, ऐसे इंटू करेंगे ना, क्योंकि a का मान आपके पास है ना, तो यहाँ पर हम कर देंगे a का मान 2 और b का मान होता है -1। तो आप देख पाओगे दोस्तों 4 माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस 2 दूनी 4, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, मैंने कहा भाई 8 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल, 2 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनके लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय का गुणनफल कितना दे रखा है यहाँ पर
67 50 है, तो संख्याओं का योग आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक तो यहाँ पर गुणनफल खंड दे दिया है भाई, ध्यान से देखना। अब आपको पता है इन दोनों संख्या है ना, महत्तम और लघुत्तम का आपके पास गुणनखंड दे दिया गया है, गुणनफल दे रखा है। अब हमको पता है कि भाई हमारे पास मान लेते हैं एलसीएम, पहली संख्या और दूसरी संख्या ना भाई, तो पहली संख्या और ये हमारे पास दूसरी संख्या, भाई ध्यान से समझना मेरी बात। पहली संख्या कितना दिया है दोस्तों, तो पहले संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों में अनुपात कितने का है, 6:5 का है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर x लगा दूँ, 6x, और ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब यदि इन दोनों संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना होगा, तो मैंने कहा 6 पंचे, भाई यहाँ पर बोला गया ना लघुत्तम 6 है, और उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल, यदि हम दोनों को गुणा करेंगे तब जा कितना आएगा बोला गया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास फार्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू क्या होता है आपके पास, दूसरी संख्या होता है, ठीक है। और हमको तो योग पूछा है, तो हम बाद में क्या कर सकते हैं, इन दोनों का सम निकाल सकते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ का एक साथ गुणा करके कितना दे दिया है दोस्तों, तो मैंने कहा 67 50 दे रखा है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं हम 67 50, ठीक है। 67 50 बराबर पहली संख्या 6x और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, मैंने कहा भाई 5x के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा ये 67 50 बराबर, अब देखो 6 पंचे कितना हो जाएगा, मैंने कहा 30, और x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, मैंने कहा x का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और आपके पास 3 5 15, ये है आपके पास x स्क्वायर की वैल्यू। तो x का मान कितना आ जाएगा, 225 किसका वर्ग होता है, तो हम कहेंगे भाई 15 का। तो x का मान हमको कितना मिल गया, यहाँ पर 15 मिल गया। हमको बोला गया उन दोनों संख्याओं का योगफल बोला गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। बताओ 6 और 5 को जोड़ने पर कितना होता है, तो 6 और 5 को जोड़ने पर 11, और 11 का गुणा यदि हम 15 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाता है दोस्तों, मैंने कहा 165, और यही उन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, योग हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, अब शेषफल ज्ञात कीजिए जब 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तब बोला गया है ना। आपको क्या ज्ञात करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो हमको एक चीज़ पता है प्यारे दोस्तों, ध्यान समझना, मैंने कहा ध्यान समझना कि मैं चाहता हूँ आपको दिया क्या है, तो हमने कहे 3 की पावर है ना, ध्यान से देखना क्या दिया गया है यहाँ पर, 3 की पावर 10 को भाग दे देना है किससे, 7 से भाग देना है, यही बात है। 3 की पावर, ठीक है ना भाई, 3 की पावर 10 को भाग देना है किससे, 7 से, तो रिमाइंडर क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। मैंने कहा 3 का क्यूब कितना होता है, तो मैंने कहा 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 3, इस प्रकार से तोड़ सकता हूँ मैं 10 को, ठीक है। डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 7 कर देंगे। ध्यान समझना, बताओ भाई 3 का क्यूब कितना होता है, तो मैंने कहा 27 होता है, इंटू 27 और इंटू कितना हो जाएगा 3, और डिवाइड करना है किससे हमको, 7 से। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब ध्यान से देखना कि भाई यदि मैं 7 से काटता हूँ तो देखना 7 से कितने बार में कट जाएगा, तो भाई 27, 7 चौक 28, कितना बच जाएगा, -1, यहाँ पर कितना बच जाएगा, -1, और यहाँ पर भी कितना बच जाएगा, तो मैंने कहा -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, और -1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3। लेकिन कभी भी रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, जो आपके पास ये भाजक होगा, इस भाजक में जो शेषफल बचा है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, है ना। तो आप देख पाओगे -3 को यदि हम घटा देते हैं तो कितना होता है, 7 में 3 जाएगा तो बच जाएगा कितना, 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, रमेश 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट विश्राम करता है। रमेश द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय हमको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। इसका आंसर फटाफट बताइएगा क्या होता है, कमेंट कीजिएगा फटाफट कि भाई इसका आंसर क्या आ सकता है। क्लियर है भाई। देखिएगा ध्यान से प्यारे दोस्तों, क्या बोला जा रहा है कि रमेश जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है कौन, रमेश। वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट विश्राम करता है, हर 1 किलोमीटर में 5 मिनट रुकता है वो,
ठीक है। रमेश को 5 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो कितना समय लगेगा, ये पूछेगा। प्यारे भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि यदि मैं कहूँ कि रमेश 5 किलोमीटर की दूरी को बिना रुके चले, यदि हम टाइम निकालना चाह रहे हैं, टाइम निकालेंगे तो यदि मैं बात करूं कि जो रमेश है ना ये बिना रुके मान लो उस 5 किलोमीटर की दूरी को तय करे। अब 5 किलोमीटर की दूरी है, स्पीड कितना है 10 किलोमीटर की स्पीड से, आवर में चेंज करेंगे तो हम किससे गुणा कर देंगे, मिनट में बदलने के लिए 60 से। तो आप देख पाओगे कि ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 पंचे 30 मिनट का समय लग जाएगा। क्लियर है दोस्त, इतना ही होगा प्यारे भाई। ठीक है, हमने क्या देखे कि भाई रमेश मान लो 5 किलोमीटर की दूरी को 10 की स्पीड से जाए और कहीं भी ना रुके तो सिंपल सी बात है 30 मिनट में पहुंच ही जाएगा। क्लियर। लेकिन ये बोला गया कि हर किलोमीटर के बाद एक बार विराम करता है, वो भी 5-5 मिनट का। तो मैंने ये कहा कि कितने विराम का पड़ाव पड़ेगा, है ना, विराम का पड़ाव कितने बार उसको रुकना पड़ेगा, ये हमको क्या करना है, देखना है। तो मैंने कहा कितने बार रुकना पड़ेगा भाई, 5 किलोमीटर की दूरी पर वो हर 1 किलोमीटर में 5 मिनट रुकता है, मतलब 5 पड़ाव पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, 1 किलोमीटर की दूरी देखो ध्यान से, ये आपके पास पहली किलोमीटर, चलो यहाँ पर रुका, यहाँ से चालू किया था, 1 किलोमीटर हुआ, एक बार रुक गया। क्लियर है। उसके बाद यहाँ तक आते आते फिर ये 2 बार रुकेगा, फिर उसके आते आते ये 3 बार रुकेगा, फिर आगे ये 4 बार रुकेगा और लास्ट में अपने मंजिल तक पहुँच ही जाएगा। तो यहाँ पर उसको रुकना ही रुकना है। तो लास्ट वाले को हमको काउंट नहीं करना, क्योंकि एक बार मंजिल तक पहुँच गया तो फिर तो उसको आराम ही आराम करना है ना। तो हम देखेंगे कि कितने बार रुकेगा, तो जितने बार भाग जाएगा 5, उसमें 1 कम कर देंगे। ठीक है। और हर बार कितने मिनट का विश्राम करता है, 5 मिनट, तो 5 का गुणा कर देंगे। तो पड़ाव पर टोटल रुकने में कितना समय लगा, तो भाई 4 और 4 पंचे कितना हो जाएगा दोस्त, तो मैंने कहा 20 मिनट का समय। भाई यदि बिना रुके चलता तो 30 मिनट और विश्राम करेगा तो कितने मिनट का विश्राम हो जाएगा, 20 मिनट का। तो बताओ 30 और 20 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो हम कहेंगे भाई 50 मिनट। तो रमेश को उस स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा टोटल, तो मैंने कहा भाई 50 मिनट, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, ये रहा आपके पास, बहुत ही प्यारा लग रहा है सवाल। ठीक है। जी और एच एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, जी और एच एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि एच अकेला इस काम को 50 दिनों में कर सकता है तो जी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। बहुत ही सरल सवाल है ना। लगभग मेरे हिसाब से इसका सभी का आंसर फटाफट आने चाहिए भाई, है ना। इतना सरल सवाल है ना, यदि एग्ज़ाम में आए तो आपसे छूटने ही नहीं चाहिए, आपसे बनने ही चाहिए। क्लियर है। ठीक है ना दोस्तों। तो देखते हैं कैसे करना है इस टाइप के सवाल को। यहाँ पर बोला गया है कि भाई मान लेते हैं कि जी और एच ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होता है, 30 दिनों में बोला गया है। ठीक है। फिर यदि एच अकेला इस काम को करे, एच अकेला यदि इस काम को करना चाहे तो काम कितने दिन में होता है, 50 दिन में। ठीक है प्यारे भाई। अब देखना इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा 30 और 50 का एलसीएम कितना होगा, तो भाई हम कहेंगे 150 होगा। यदि मैं जी और एच दोनों की एक साथ एफिशिएंसी की बात करूं तो एक साथ एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 5 हो जाएगा, है ना। 30 पंचे कितना होता है, 150 होता है। और केवल एच की एफिशिएंसी की बात करें तो आपके पास 50 दिया, कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई ये 150 हो जाएगा। मतलब एच की एफिशिएंसी 3, यहाँ पर 3, तो बताओ जी की एफिशिएंसी कितना होगा। जी और एच दोनों का मिलाकर एफिशिएंसी 5 है, केवल एच की एफिशिएंसी 3 है, तो मैं समझ गया कि जी की एफिशिएंसी कितना होगा, 2, तब न जाकर 2 और 3 5 होगा। अब इसी काम को हमको किसके द्वारा कराना है, जी द्वारा। और जी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, काम आपके पास 1.5 यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 75 दिन। तो जी अकेला काम करना चाहे तो इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो हम कहेंगे 75 दिन में। ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल का चौथी और दूसरी संख्या के गुणनफल से क्या अंतर है, ये आपसे पूछा गया है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। बहुत ही सरल सवाल था, बहुत ही मज़ेदार सवाल था यार। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सवाल था कुल मिलाकर देखा जाए तो। यहाँ पर देखिएगा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। क्लियर है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी यहाँ पर दे रखा है ना भाई। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के गुणनफल
का चौथी और दूसरी संख्या के गुणनफल से क्या अंतर है, ये पूछा गया है। बहुत सरल सवाल है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। इसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ऐसे छोटे मोटे सवाल देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक ठाक लेवल के मिलेंगे। क्लियर है, आपसे बनने चाहिए भी। अब दोस्तों ध्यान समझने के बाद और अच्छे सवाल को पढ़ लो। क्या बोलना चाह रहा है कि ये बोलना चाह रहा है कि भाई 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है ये कितना है, 50 है ना। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के गुणनफल का चौथी और दूसरी संख्या के गुणनफल से क्या अंतर है, ये आपसे क्या है पूछा गया है। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान समझना, मैं ये इसका कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो बनेगा कैसे आपसे। ठीक है, तो ध्यान समझना। मैं 5 छोटी छोटी संख्या ले लेता हूँ। यहाँ पर यदि मैं बड़े संख्या लूँगा तो मुझे गुणा करने में दिक्कत होगा, तो मैं चाहता हूँ छोटे संख्या ले लेता हूँ। 5 क्रमागत संख्या तो मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 और मैंने ले लिए ये 5। ठीक है भाई, यही करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल का चौथी और दूसरी संख्या के गुणनफल से क्या अंतर है, ये हमको पूछा गया है। अब हम देख पाएंगे कि बड़ा अंक ले ले कुछ और नहीं। इस क्या बोला गया, द एवरेज ऑफ 5 कंसिस्टिव नंबर्स इज द 50। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ एंड द सेकंड नंबर के बारे में पूछा गया। ठीक है ना, ये आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास फोर्थ और ये सेकंड नंबर है, तो इनके बारे में आपसे पूछा गया है, वो भी किसका, गुणनफल के टर्म में पूछा गया है। तो चलो वहीं से हम बना लेते हैं क्या होगा। अब आपके पास 5 50 है, आपके पास औसत मैंने कहा ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या और ये आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, 5वीं संख्या हो जाएगी। हमको पता है कि जब संख्या लगातार हो, ठीक है भाई, जब लगातार हो तो बीच वाली संख्या क्या होता है, उन सभी संख्याओं का औसत माना जाता है। तो भाई मैंने कहा बीच में कौन सी संख्या, ये वाली संख्या, इधर से 2 और इधर से 2, तो बीच में मिल गया हमको क्या, औसत। और औसत कितना दिया, 50। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या होगा, तो वही हमने कहा 51 होगा, और आगे क्या होगा तो हम कहेंगे भाई 52 होगा। क्लियर है। उसी प्रकार यदि हम पहले आएंगे तो आप देख पाओगे 50 में कम करेंगे तो 49 हो जाएगा, और उसी प्रकार और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यही बात है। क्लियर है। अब हमको पूछा क्या गया है, एक तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल बोला गया है, तो हम क्या करेंगे प्यारे दोस्त, यहाँ पर 48 का गुणा किसके साथ कर देंगे, 52 के साथ। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि 48 दूनी कितना होता है, 96 की 6 हाथ का 9। ठीक है, 48 पंचे कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 48 पंचे होता है आपके पास, है ना, 240 और 9 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 249 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2496 हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार यदि हम बात करें, यहाँ पर बोला गया फिर उसके बाद सबसे बड़ी और सबसे छोटी हो गया, उसके बाद चौथी और दूसरी संख्या, तो ये आपके पास दूसरी संख्या और ये आपके पास चौथी संख्या है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 49 गुणित फिर से कितना कर देंगे भाई, 51 कर देंगे, चलेगा। अब यहाँ पर यदि हम गुणा करके देखेंगे तो आपके पास एक तो 49 हो ही गया, 5 9 45 की 5 हाथ का 4 और 5 चौक 20 4 कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 24। टोटल सम करने पर 9 5 4 9 और ये आपके पास 24 कितना हो जाएगा, 2499 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2499 हो जाएगा, यही होगा। अब आपको पूछा गया है अंतर, तो अंतर कैसे निकालोगे भाई, तो इन दोनों को घटाना पड़ेगा हमको। तो भाई 2496 और 2499 कितने का डिफरेंट है, तो मैंने कहा 2496 और 2499 में डिफरेंट कितने का है, तो हम क्या करेंगे, 3 का डिफरेंट है। यहाँ पर बोला गया है सबसे बड़े वाले और अंतर पूछा गया, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, चूँकि ये बड़ा है तो हम कहेंगे भाई -3 का अंतर है। कितने का अंतर हो जाएगा दोस्तों, -3 का अंतर होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से आपको सवाल को डील करना है। मान लो ऐसे करने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो क्या मैं इस सवाल को ऐसा नहीं कर सकता, ध्यान से देखना। ठीक है, इस सवाल को मैं कुछ दूसरे तरीके से बनाना चाहता हूँ कि भाई मैं 5 लगातार संख्या ले लिया, 1 1 2 1 3 1 4 और ये हो गया हमारे पास 5। मान लेते हैं औसत ये हमारे पास 3 है। क्लियर है। सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 एकम 5। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद मैंने कहा दूसरी नंबर की संख्या 2 और चौथी नंबर की संख्या कितना है, तो 4 है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। यदि मैं 5 में से 8 घटाता हूँ तो आपका राइट आंसर कितना होना चाहिए, तो मैंने कहा -3, और यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यदि यहाँ पर सम की बात करता तो रिजल्ट 0 आता, लेकिन यहाँ पर गुणनफल का अंतर पूछा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना,
इसलिए यहाँ पर -3 आ जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, एक मिश्रण के 85 लीटर में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 27:7 है। दूध और पानी का एक नया मिश्रण 3:1 के अनुपात में प्राप्त करने के लिए कितना अधिक पानी मिलाना चाहिए बोला गया है। ध्यान समझना है सवाल को, क्या बोलना चाह रहा है कि भाई एक मिश्रण के 85 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 27:7 है। दूध और पानी का एक नया मिश्रण 3:1 के अनुपात में प्राप्त करने के लिए कितना अधिक पानी मिलाना चाहिए, आपसे पूछा गया है। अब दोस्तों ध्यान से देखना इस सवाल को कैसे बनाएंगे। मैंने ये कहा भाई, चूँकि हम कर सकते कोई इसमें ना, यदि मैं ये कहूँ कि आपके पास 27 और ये आपके पास 50 लीटर है, क्या है, दूध और पानी का एक मिश्रण 27 और 7 के अनुपात में है बोला गया है। ठीक है, 50 लीटर है कि कुछ और होगा ना, 85 लीटर होगा। और दूध और पानी का एक मिश्रण नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए 3:1 के अनुपात में प्राप्त करने के लिए कितना अधिक पानी मिलाना चाहिए बोला गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान समझनी, हमारे पास मिल्क हो गया। ठीक है, मिल्क अनुपात क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा वाटर हो जाएगा। ठीक है भाई, मिल्क अनुपात क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, अब आपके पास उनका अनुपात कितना दे रखा है, तो मैंने कहा 27 भाग आपके पास मिल्क है और 7 भाग आपके पास क्या है, मैंने कहा वाटर है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ पानी मिलाएं तो अनुपात कितना हो जाएगा, मैंने कहा 3:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मैंने कहा 3:1 हो जाएगा भाई। क्लियर है दोस्तों। एक चीज़ बताओ, यहाँ पर मैं दूध मिलाया क्या, नहीं। जब दूध नहीं मिलाया तो 27 का 27 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूध कम कैसे होगा, तो मैं 27 बनाने के लिए क्या करता हूँ, 9 का गुणा कर देता हूँ। तो आप कहोगे 9 × 27 और ये हो जाएगा आपके पास 9 कम 9। मतलब आप देख पा रहे हो कि कितने भाग यहाँ पर हमको पानी मिलाना पड़ा है। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर हमको 2 भाग पानी मिलाना पड़ेगा। अब आपको पता होगा कि यदि हम कहें कि प्रारंभ में 27 और 60 टोटल सम कितने के बराबर होगा, तो आप 27 में 7 जोड़ दोगे, आपको मिल जाएगा भाई 27 और 7 में कितने का, 27 और 7 को जोड़ने पर कितना होता है, तो मैंने कहा 34 होता है। और 34 का मान कितने लीटर के बराबर दिया है दोस्तों, तो मैंने कहा भाई यहाँ पर 85 लीटर के बराबर दिया गया। यदि 34 का मान 85 लीटर का है, मुझे तो 2 का मान निकालना है, तो मैं 17 से निकाल सकता। 17 दूनी 34 और 17 5 85। तो आप देख पाओगे कि बाद में कितने लीटर पानी मिलाया गया, तो मैंने कहा भाई 5 लीटर। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और ये इस टाइप से आपको बनाओगे तो सवाल बहुत ही आसानी तरीके से क्या होगा, बनने लगेगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 46 और 60 साल है। यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है, तो n का मान यहाँ पर आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फटाफट कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। भाई बोला गया कि 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, एक 46 साल का है, एक 60 साल का है। ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। फटाफट बनाकर बताइएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा क्या होगा, 11, 12, 13, 10 इनमें से क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, ऐसे सवाल आए तो बहुत कम समय में बनाना है भाई। देखो ध्यान से एक बार और पढ़ लेते हैं कि भाई 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः एक 46 साल का और एक 60 साल का है। n साल बाद, अब n साल बाद बोला गया तो भाई पहले वाले व्यक्ति का भी उतना ही बढ़ेगा, उतने साल बढ़ेगा जितना दूसरे वाले व्यक्ति का बढ़ेगा। क्लियर है। तो उनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा बोला गया। प्यारे भाई देखना ध्यान से, हमने क्या बोले, ये मान लेते हैं एक व्यक्ति जो है, पहले व्यक्ति 46 साल का है प्रेजेंट टाइम में मान लिया, है ना। दूसरा व्यक्ति है कितने साल का, तो 60 साल का। तो चलो भाई 60 साल का हो गया। क्लियर है। कुछ साल बाद या n साल बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 4 कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। पहले मान लेते हैं कि पहले अनुपात कितना था, तो पहले अनुपात 46 और 60 था। कुछ साल बाद अनुपात कितना हो जाएगा बोला गया, 4:5 हो जाएगा। तो n का मान ज्ञात करना है कितने साल बाद ऐसा पॉसिबल होगा। अब ध्यान से देखना कि भाई दोनों के आयु सेम बढ़ा होगा, और जब सेम बढ़ा है तो अंतर भी सेम होगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा कि ऊपर वाले अनुपात के जो अंतर है ना, उसका गुणा नीचे में, और नीचे वाले अनुपात के अंतर का गुणा ऊपर में कर देंगे। तो बताओ 46 और 60 में अंतर कितने का, तो मैंने कहा 14। तो दोस्तों नीचे में 14 का गुणा कर दूंगा तो आप देख पाओगे 14 चौक कितना हो जाएगा, 56, है ना। और ये हो जाएगा 14 5 कितना होता है, तो मैंने कहा 70। क्लियर है। अब नीचे वाले के अनुपात की बात करें तो नीचे में 4 और 5 में 1 का अनुपात है, 1 का गुणा ऊपर में करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अब बताओ 60 से 70 होने में कितने साल का समय लग गया, तो आप कहोगे भाई 10 साल बाद ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो मैंने कहा भाई ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, एक नर्सिंग होम की 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दिया। ठीक है, एक नर्सिंग होम की 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ का अनुपात, ठीक है, एक नर्सिंग होम की 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दिया, सिर्फ याद रखना किसने, केवल एक ने इस्तीफा दे दिया यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ का अनुपात 1:6 है। किसके, यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ का अनुपात बोला गया, मतलब एक स्टाफ तो 6 उसके पास क्या है, मरीज है, रोगी है, तो अधिकतम कितने रोगियों को भर्ती किया जा सकता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, ध्यान समझना, मैक्सिमम की बात है ना। अब शुरू में एक बार ध्यान समझना, एक नर्सिंग होम की 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। अब एक इस्तीफा दे दिया तो बचेंगे कितने, तो मैंने कहा अभी 26 नर्स तो बच ही गए। कितने नर्स बच गए यहाँ पर, 26 नर्स बच गए कि नहीं बच गए। ठीक, फिर बोला गया यदि एक रोगी के अनुपात में स्टाफ का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:6। मैंने कहा कि यदि आपके पास स्टाफ 1 है, स्टाफ, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, स्टाफ के अकॉर्डिंग, तो मैंने कहा अनुपात ये हो गए रोगी। ठीक है, तो अनुपात क्या है भाई, तो हम कहेंगे एक स्टाफ पर आपको 6 रोगी मिल सकता है ना, यही है। अब यहाँ पर टोटल मैक्सिमम की बात चलें तो यहाँ पर एक की वैल्यू किसके बराबर है, प्रेजेंट टाइम में नर्स 26 नर्स है ना, तो हम क्या करेंगे, 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई 26 गुणित कितना कर देंगे 6, तो आप कहोगे 6 छक्के 36 की 6, हाथ क्या है 3, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो मैक्सिमम कितने रोगों को एडमिट कर सकते हैं, तो मैंने कहा भाई 156 जो रोगी होंगे इनको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एडमिट कर सकते हैं, और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही प्यारा सवाल था। देखिएगा अगला सवाल, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 244 रुपये का है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, यह इस प्रकार के सवाल मैक्सिमम आपके CGL, CHSL है ना, CPO जैसे एग्ज़ामों में भी देखने को मिलता है। आल जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों में आपको कहीं ना कहीं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल देखने को मिलता है। तो ये छोटे छोटे सवाल आपसे बनने चाहिए, है ना, वो भी बिना कहीं मिस्टेक के। तो दोस्तों चलो चलते हैं सवाल की ओर, एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं कि सवाल बोलना क्या चाह रहा है। देखिएगा सवाल क्या है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितने का होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब सिंपल मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा यार, ध्यान समझना। एक बार सीख गए ना तो ज़िंदगी में कभी आपको है ना सीखने की ज़रूरत नहीं है। भाई 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो मैंने कहा जो 5% है ना, इस 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। कितना होता है, 1/20 होता है भाई। अब मैं डायरेक्ट अंतर ही निकाल दूँ, चलेगा। मैंने कहा पहले साल 20, दूसरे साल 21 और तीसरे साल फिर से 20। ये आपके पास टोटल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंट है। मैंने क्या क्या किया भाई, 1/20 है ना, उसमें 20 में 1 जोड़ा 21 और फिर इसी 20 को मैंने लिख दिया। हमेशा याद रखना, अंतर निकालते समय आपसे हर एक सवाल बनेगा भाई। मैंने क्या किया, मैंने 1/20 लिया फ्रैक्शन, ये 20 में 1 जोड़कर 21 और फिर इसी 20 को लिख दिया मैंने। अब टोटल देखा 20, 21, 41, 20 कितना हो जाता, तो मैंने कहा 61। यही तो आपके पास अंतर है। यदि मूलधन की बात करें तो गणना 3 साल की, तो हम क्या कर देंगे, सामने वाले फ्रैक्शन का क्यूब कर देंगे। बताइएगा कि 20 का क्यूब कितना होता है, तो आपको जी 8000, तो ऐसे हो जाता है। क्लियर है। अब 61 का मान दिया गया कि अंतर कितने का, तो भाई अंतर 244 का दे रखा है। ध्यान से देखना दोस्तों, अंतर दे रखा है 244 का, क्या कितने गुना है ये, तो मैंने कहा 4 गुना है क्या, बिल्कुल। तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, तो भाई 8000 का जो 4 गुना होगा ना मेरे भाई, ये हो जाएगा आपके पास 32,000 और यही उसका क्या होगा, मूलधन होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। है समझ में। इसको और दूसरे तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये सबसे सरल तरीका है अब तक के चक्रवृद्धि ब्याज के। यदि सबसे सरल तरीका की बात करूँ तो इससे सरल तरीका आपको दुनिया में कहीं पूरे ब्रह्मांड में खोजना नहीं मिलने वाला। क्लियर है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रमानुसार 12% और 5% छूट देने के बाद एक वस्तु को 209 रुपये पर बेचा गया था, तो वस्तु की वास्तविक कीमत क्या थी, आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल सवाल है, छूट से संबंधित सवाल है ना। तो यहाँ पर इस टाइप के जब सवाल आए तो आप बहुत सिंपल अप्रोच लगाइएगा यार, है ना। उससे क्या है, आपका गणित आसान हो जाएगा, है ना।
सही आंसर भी आता है कई बार। तो अब हम देखते हैं सवाल को एक बार और पढ़ लीजिएगा। देखिए क्रमानुसार 12% और 5%, ठीक है, कि 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को 209 रुपये पर बेचा गया था। वस्तु की वास्तविक कीमत क्या थी, हमसे पूछा गया। प्यारे भाई ध्यान समझना, मैंने कहा भाई 12% की छूट के साथ बेचा गया मतलब CP, और मैंने कहा ये SP है ना। यदि हम कहेंगे CP हमारे पास 100 है तो उस पर छूट कितना दे दिया भाई, 12% का छूट दिया गया, मतलब इसको मैं बेचा कितने में हूँ, तो मैंने कहा 88 पर बेच दिया। 5% का छूट मतलब मैंने कहा कि भाई 100 के सामान को 95 पर बेचा होगा, मतलब मैं लिख दिया यहाँ पर 95। क्लियर है। चाहो तो हम इसको काट सकते हैं, यहाँ पर कट जाएगा क्या, है ना, ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 4 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो हम कहेंगे 25 बार में। 4 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो मैंने कहा 22 बार में। ये 5 से कट जाएगा क्या, 5 से कट जाएगा, नहीं 4 से कट जाएगा, ये 5 से ही काट देते हैं 20 बार में, और ये 5 से काट देंगे तो 19 बार में। आए समझ में। अब हम कुछ नहीं करते, यहाँ पर गुणा कर देते हैं। बताओ 25 दूनी कितना होता है 50, मैंने लिख दिया यहाँ पर 500, ठीक है। यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, 22 गुणित 19 कर देते हैं ना, तो 19 दूनी 38 की 8, हाथ के कितना हो गया 1, है ना। 19 दूनी 38, 38 और 1 कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 39 हो जाएगा। कितना होगा 398, ये तो होगा क्या। 19 दूनी 38 की 8, हाथ के 3, 19 दूनी 38 और 3 41 होता है, सॉरी है ना, गड़बड़ हो गया। दुगना कर देते हैं, तो दुगना करेंगे तो यहाँ पर काट ही देते हैं ना यार, एक बार ध्यान समझना, बहुत सरल अप्रोच लगा देता हूँ। मैंने कहा 12% छूट मतलब क्या होता है, 12% का छूट यदि मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखना चाहूँ मेरे प्यारे भाई कि 12% को मैं फ्रैक्शन में बदलना चाहूँ तो 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। यदि मैं कहूँ कि ये कट जाएगा किससे, 4 से 3 बार में, और ये कट जाएगा 25 बार में, मतलब मैं कह सकता हूँ 25 के सामान को वो देगा कितने में, मैंने कहा भाई 22 में दे दिया। क्लियर है। 5% छूट का मतलब तो जानते हो कि 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो मैंने कहा 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, मतलब 20 के सामान को देगा कितने में, तो हम कहेंगे भाई 19 में देगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर कोई डाटा और कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। ये 2 से 10 बार में कट जाएगा, और ये 2 से 11 बार में कट जाएगा। 25 गुणित 10 करने पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो मैंने कहा 250। 19 कम 19 की 9, हाथ क्या 1, 19 कम 19 और 1 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 20, मतलब 250 के सामान को बेच कितने में रहा है, 209 में। और 209 का मान किसके बराबर है, तो मैंने कहा 209 के बराबर है। जब 209 का मान 209 के बराबर है तो क्या 250 का मान 250 के बराबर नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने कहा ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए, बोला गया है। यही सवाल है। अब ध्यान समझना, इस सब टाइप के जब सवाल है तो कैसे बनाना है। मैंने कहा 315, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, तो 800 हो गया। मैं देखो उल्टा अप्रोच कर रहा हूँ, कोई भी हो, ठीक है। 5 से काट लेते हैं। 5 से काटने पर देखो कितने बार में करता है, मैंने कहा 5 से काटने पर ये हो जाएगा आपके पास 5 छक्के 30 और 5 तिया 15। ठीक है दोस्तों, यदि मैं 5 से काट दूंगा तो आप कहोगे कि भाई 16 5 80 होता है, कट जाएगा कितने बार में, 160 बार में। क्लियर है तक। अब बताओ 37% कमी को मैं कैसे लिखूंगा, भाई 100 के सामान को आप 37% कम करके दोगे, मतलब सिंपल सी बात है 63 लिख सकता हूँ मैं। कितना परसेंट लिख सकता हूँ मैं, 63% लिख सकता हूँ भाई। 37% की कमी को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, तो मैंने कहा 37% की कमी को मैं 63 लिख सकता हूँ। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो 63 का परसेंट का मान 63, तो 160 का मान क्या है, 160% नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। तो कितना परसेंट बढ़ाकर लिखा गया, तो हम कहेंगे भाई उसको 60% बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल, तो ये रहा है ना महत्वपूर्ण सवाल हमारे आरआरबी एनटीपीसी को देखते हुए किस प्रकार के सवाल आएंगे और उन सवालों को आपको कैसे डील करना है ना। तो ये हमारा बेहतरीन सलूशन भी रहा, और आगे आप जुड़े रहिएगा। हर दिन हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। क्लियर है। धन्यवाद दोस्तों।